Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Makhtar, sociology teacher at Filler Form. तो आज हम लोग गवर्नमेंट के और भी कॉन्सेप्ट कुछ बचे हुए थे जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो गवर्नमेंट पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। वॉइस पीपीटी क्लियर है या नहीं। गुड इवनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि पीडीएफ शेयर नहीं हो रही है, उसका मैंने बात किया है। तो उसमें वो बता रहे हैं कि डाउनलोड होने के बाद पीडीएफ शेयर हो सकती है। तो आप पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, या मतलब अगर आप पीसी से कर रहे हैं तो अपनी पीसी में पहले डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप आसानी से उसको शेयर भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था कल मुझसे, मैं क्लियर कर चुका हूँ उसको। तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके उसको शेयर भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं मुझसे। पहले आपको डाउनलोड करना होगा मोबाइल में, उसके बाद आप जो है उसको फिर शेयर कर सकते हैं। तो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव में जो भी अभी तक फिलर फॉर्म को ज्वाइन नहीं किए हैं, उनको आप रेफरल कोड दे सकते हैं ALEEM10, जिससे उनको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी अभी तक नहीं लिए हैं फिलर फॉर्म का सब्सक्रिप्शन, उनके लिए है ये। वो ज्वाइन कर सकते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि अभी कोर्स चल रहा है और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अक्टूबर तक हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज और जो है जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होंगे वो कराएंगे और रिवीजन वगैरह हो जाएगा आसानी से। तो उसमें क्या है, बेनिफिट बहुत अच्छा रहेगा। अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट इरविन गवर्नमेंट पार्ट 2। हम लोगों ने कल पार्ट 1 कर लिया है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है उसमें। ठीक। तो आज भी हम लोग गवर्नमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है लास्ट में पूछ सकते हैं। बीच में पूछने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, तो लास्ट में अगर आप लास्ट के लिए क्वेश्चन बचा के रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, ये है कि अगर कोई टॉपिक चल रही है वो नहीं समझ में आ रही है तो वो आप तुरंत पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है आज का वो है इनकाउंटर्स। इनकाउंटर्स यानी कि मुठभेड़। तो इसकी भी बात किया है एरविन गॉफमैन ने। तो इसमें क्या कहते हैं वो, इन गॉफमैन्स एनालिसिस अ सोशल इनकाउंटर इज अ precarious affair in which each of the participants desperately hopes to survive without disaster or measure। ठीक। गवर्नमेंट के विश्लेषण में एक सामाजिक मुठभेड़ एक अनिश्चित मामला है जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी आपदा या दुर्घटना के बिना जीवित रहने की सख्त उम्मीद करता है। तो यहाँ पे जो है हर आदमी जो है, कोई भी है पर्सन, वो आसानी से मतलब सरवाइव करने की कोशिश करता है, आसानी से जीवित रहने की कोशिश करता है। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मुझको किसी भी डिजास्टर या मिसहैप से ना झेलना पड़े। ठीक, किसी भी तरह का उसके साथ दुर्घटना या आपदा ना हो, वो आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सके।
इसकी कोशिश हमेशा करता है। इसी को उन्होंने नाम दिया है इनकाउंटर्स का, यानी कि मुठभेड़ का। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिपेंट रोल, नीच भूमिका। ठीक, डिस्क्रिपेंट रोल भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। हमने कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, रोल से रिलेटेड रोल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और हमने देखा था कि रोल डिस्टेंस किसको कहते हैं, जब कोई भी पर्सन अपना जो उसका रोल है उससे उसका डिटैचमेंट हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, रोल डिस्टेंस कहा जाता है। अगर कोई आदमी अपना जो उसकी भूमिका है उससे दूरी महसूस करने लगता है तो उसको भूमिका दूरी कहा जाता है। लेकिन आज हम लोग रोल का जो अदर कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट ने दिया है वो पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था डिस्क्रिपेंट रोल। ठीक, नीच भूमिका का कॉन्सेप्ट दिया है। गॉफमैन नेक्स्ट डिस्क्राइब्स अ स्पेशल डिस्क्रिपेंट रोल। ठीक, तो एक डिस्क्रिपेंट रोल का कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया है गॉफमैन ने, द नॉन पर्सन। ठीक, द नॉन पर्सन, तो जो नॉन पर्सन होते हैं वही डिस्क्रिपेंट रोल करते हैं। दिस लेबल अटैच टू एनीवन whose presence or absence at a performance is inconsequential। ठीक, तो ऐसा कोई पर्सन जिसके प्रेजेंस या एब्सेंस होने से आपके परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, मतलब आपकी लाइफ में उस पर्सन का कोई रोल ना हो, तो वो क्या कहलाता है, डिस्क्रिपेंट रोल। ठीक, आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस में उसके एब्सेंट या प्रेजेंट होने से आपकी परफॉर्मेंस में यानी कि आपकी सोशल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे पर्सन को उन्होंने क्या कहा था, डिस्क्रिपेंट रोल कहा था। मतलब कि ऐसे पर्सन कौन सा रोल अदा करते हैं, डिस्क्रिपेंट रोल, मतलब उनके होने ना होने से परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉफमैन आगे एक विश्लेषण असंगत भूमिका का वर्णन करते हैं। गैर व्यक्ति, गैर व्यक्ति के रूप में मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लेवल किसी भी ऐसे व्यक्ति से जुड़ता है जिसकी प्रदर्शन में उपस्थिति या अनुपस्थिति अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक मतलब कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी मतलब प्रदर्शन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आदमी हो या ना हो, तो उसी को कहा जाता है नीच भूमिका। ऐसा आदमी जो है नीच भूमिका अदा करता है क्योंकि उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम द परफॉर्मेंस पॉइंट व्यू पॉइंट, अगर आप परफॉर्मेंस के व्यू पॉइंट से देखेंगे, द शो कैन गो ऑन जस्ट एज इफ द नॉन पर्सन वर नॉट देयर। तो परफॉर्मेंस का व्यू पॉइंट अगर आप देखें तो मतलब जो शो हो चल रहा है, मतलब कि जो अपने सोशल लाइफ में वो जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो चलता रहेगा, वो पर्सन, और ऐसा सोच लिया जाता है कि वो पर्सन है ही नहीं। ठीक, नॉन पर्सन वर नॉट देयर। ठीक, यूजुअली दीज इंडिविजुअल आर इन अ सोशली सबऑर्डिनेट पोजीशन। तो ऐसे इंडिविजुअल जो है सोसाइटी में कहाँ पे होते हैं, सबऑर्डिनेट पोजीशन में होते हैं। कलाकारों के दृष्टिकोण से शो ठीक वैसे ही चलता है जैसे गैर व्यक्ति वहां नहीं है। ठीक, तो जो अगर कलाकार के दृष्टिकोण से देखें तो शो चलता रहेगा चाहे वो आदमी हो या ना हो, लेकिन ऐसा मतलब शो चलता रहता है और ये मान लिया जाता है कि वो आदमी वहां पे है ही नहीं। आमतौर पर ये व्यक्ति सामाजिक रूप से अधिनष्ट स्थिति में होते हैं। तो आमतौर पर ये व्यक्ति किस में होते हैं, अधिनष्ट स्थिति में होते हैं। ठीक, मतलब कि ऐसे व्यक्ति निचले स्तर पे होते हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट पोजीशन। गॉफमैन cites young children and servant as his two main example। तो यंग चिल्ड्रेन यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रेन होते हैं या सर्वेंट होते हैं, ठीक, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है बल्कि परफॉर्मेंस वैसा ही चलता रहता है। ठीक, तो इन दोनों को इन्होंने कहा था कि ये दोनों जो है क्या रोल अदा करते हैं, डिस्क्रिपेंट रोल अदा करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू गॉफमैन विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द डिस्क्रिपेंट रोल। आपको ऑप्शन दिया जा सकता है यंग चिल्ड्रेन, सर्वेंट, ओल्ड मैन, या और भी जो भी एग्जाम्पल उनके दिमाग में आ सकता है वो दे सकते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि गॉफमैन ने जो एग्जाम्पल दिया था वो ए यंग चिल्ड्रेन और सर्वेंट्स का एग्जाम्पल दिया था। तो यंग चिल्ड्रेन और सर्वेंट्स जो है वो क्या करते हैं,
डिस्क्रिपेंट रोल अदा करते हैं, मीन्स उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गॉफमैन अपने दो मुख्य उदाहरणों के रूप में छोटे बच्चों और नौकरों का हवाला देते हैं। ठीक, तो छोटे बच्चे और नौकर रहें या ना रहें, ये मान लिया जाता है कि वो है ही नहीं और परफॉर्मेंस वैसा ही चलता रहता है, भूमिका वैसे ही अदा की जाती है या प्रदर्शन जो है वो हमेशा वैसे ही चलता रहता है। ठीक, तो गॉफमैन ने दो उदाहरण दिए हैं, छोटे बच्चे और नौकरों का उदाहरण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है हमेशा डिस्क्रिपेंट रोल यानी कि नीच भूमिका निभाते हैं, जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, और भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि नीच रोल कौन अदा करते हैं। जो नॉन वर्किंग क्लास है, यानी कि ऐसे पर्सन जो बहुत ओल्ड है, जिनका फैमिली में होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो भी क्या है, एक तरह का डिस्क्रिपेंट रोल अदा करते हैं। ठीक, बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार पर्सन है, तो उसके साथ भी यही होता है कि मतलब वो हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परफॉर्मेंस चलता रहता है। तो गवर्नमेंट ने 2 एग्ज़ाम्पल दिए, लेकिन ऑल्दो उसके कई एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। ठीक, 2 एग्ज़ाम्पल दिए हैं, लेकिन उसके साथ-साथ कई एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। सेल्फ इन माइक्रो एनालिसिस, उन्होंने सेल्फ को स्टडी किया है माइक्रो एनालिसिस पर्सपेक्टिव से। मैंने माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। 100 सूक्ष्म विश्लेषण, मतलब कि उन्होंने 100 को सूक्ष्म विश्लेषण के तौर पे स्टडी किया। ठीक, तो माइक्रो एनालिसिस क्या होता है, जब आप इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो एनालिसिस कहा जाता है। और जब आप सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो उसको मैक्रो एनालिसिस कहा जाता है। जब आप सोसाइटल यानी कि एज अ होल आप स्टडी करते हैं, तो उसको माइक्रो एनालिसिस कहा जाता है। ठीक, तो सोच में क्या होता है, जब आप जो है व्यक्तिगत स्टडी करते हैं, व्यक्ति व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक, व्यक्ति का आप अध्ययन करते हैं तो उसको सूक्ष्म कहा जाता है। ठीक, तो इन्होंने सेल्फ को क्या माना है, माइक्रो माना है और माइक्रो एनालिसिस किया है सेल्फ की। 100 को सूक्ष्म विश्लेषण में इन्होंने अध्ययन किया। According to Goffman's theory, social life is grounded on the cut off between front and back stage. ठीक, तो गॉफमैन की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि सोशल लाइफ जो है वो कैसी चलती रहती है, कट ऑफ होती है बिटवीन फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज। ठीक, बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में लाइफ जो है वो कट ऑफ होती है। ठीक, गॉफमैन के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक जीवन सामने और मंच के पीछे के कट ऑफ पर आधारित है। ठीक, तो सामने आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और मंच के पीछे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इस पे आधारित होता है। ठीक, तो ये लाइफ जो है, आपका जो आपका जीवन है वो इसी पे आधारित होता है। अब आगे क्या कहते हैं इसमें, सेल्फ इन माइक्रो एनालिसिस में, वेयर द पब्लिक ऑडियंस हार्डली एक्सेस टू द बैक स्टेज, जहाँ पे पब्लिक ऑडियंस आपके बैक स्टेज को एक्सेस नहीं कर पाती है, बहुत ही हार्डली एक्सेस कर पाती है। जो आपके बहुत पर्सन होंगे वही आपका बैक स्टेज जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। ऑडियंस जो है आपके बैक स्टेज को एक्सेस नहीं कर पाती। बैक स्टेज मतलब कि आप जब आप सोशल रोल नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप समाज के सामने नहीं जा रहे, ठीक, तो आपका बैक स्टेज है। ठीक, जैसे कि आप रूम बंद करके अकेले रूम में हैं, तो ये क्या है, आपका बैक स्टेज है। तो ऐसे अब वहाँ पे जो है आप उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे ना, जैसे सोशल लाइफ में आप परफॉर्म करते हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप जो है बंद कमरे में जो चीजें मतलब बहुत सी चीजें होती हैं, आप मतलब फेशियल एक्सप्रेशन होता है किसी किसी का। ठीक, तो फेशियल एक्सप्रेशन भी ये शो करता है कि मतलब आप अ, जैसा फेशियल एक्सप्रेशन आप घर के अंदर बना सकते हैं, वैसा समाज में नहीं बना सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको पता होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उसके। ठीक, तो ऑडियंस जो है आपके बैक स्टेज को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक, वेयर द पब्लिक ऑडियंस हार्डली एक्सेस टू द बैक स्टेज एंड वाइस वर्सा। और बैक स्टेज में आप पब्लिक ऑडियंस को नहीं देख पाते। इन दिस सिनेरियो द सेल्फ, द कॉन्शियसनेस, इस सिनेरियो में जो सेल्फ है यानी कि जो कॉन्शियसनेस है, इज अ कॉन्टिजेंट एलिमेंट। तो यहाँ पे जो सेल्फ है वो क्या है, एक कॉन्टिजेंट एलिमेंट है, एनीथिंग बट स्टेबल, कुछ भी है लेकिन वो स्टेबल है, मतलब वो स्थिर होता है। ठीक, जहाँ सार्वजनिक दर्शक मुश्किल से बैक स्टेज तक पहुंच पाते हैं,
और इसके विपरीत इन परिदृश्यों में स्वयं चेतना एक आकस्मिक तत्व है, कुछ भी लेकिन स्थिर होता है। ठीक, एक आकस्मिक तत्व है, ये कुछ भी होता है लेकिन स्थिर होता है। ठीक, 1 मिनट। ठीक, तो यहाँ पे हार्डली जो ऑडियंस होती है वो आपके बैक स्टेज को एक्सेस नहीं कर पाती है, और बैक स्टेज में आप ऑडियंस को नहीं देख पाते हैं। दोनों तरह से होता है, जहाँ पे सार्वजनिक दर्शक मुश्किल से बैक स्टेज तक पहुंच पाते हैं, और इसके विपरीत भी होता है। ठीक, बैक स्टेज में आप ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाते। इन परिदृश्यों में स्वयं, मतलब इस स्थिति में जो स्वयं है, आपका जो चेतना है, एक आकस्मिक तत्व है, कुछ भी लेकिन स्थिर है। ठीक, आकस्मिक तत्व होता है, वो कुछ भी होता हो लेकिन वो स्थिर होता है। तो आपका सेल्फ जो है वो हमेशा स्थिर होता है, आपका स्वयं जो है वो हमेशा स्थिर होता है। ठीक, इम्प्रेशन मैनेजमेंट, प्रभाव प्रबंधन। ठीक, इम्प्रेशन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी गॉफमैन ने दिया है, प्रभाव प्रबंधन का भी अवधारणा जो है वो गॉफमैन ने दिया। अब इसमें क्या कहते हैं वो, गॉफमैन्स impression management theory is one of the most well-known theories in identity performance. ठीक, आइडेंटिटी परफॉर्मेंस में जो मोस्ट वेल नोन थ्योरी है वो कौन सी है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया इसमें, सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। आपने नाम सुना होगा, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। इसमें मीड जो है वो सेल्फ की बात करते हैं, तो उनके सेल्फ और इनके सेल्फ दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, यहाँ पे सेल्फ की जो बात हो रही है वो कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, चेतना की बात हो रही है। ठीक, सो इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या है, गॉफमैन इम्प्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन थ्योरीज इन आइडेंटिटी परफॉर्मेंस। तो गॉफमैन की जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी है वो सबसे ज्यादा वेल नोन थ्योरी है आइडेंटिटी परफॉर्मेंस की। जितनी भी थ्योरियां होती हैं आइडेंटिटी परफॉर्मेंस की, उसमें सबसे वेल नोन थ्योरी क्या है, वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट है, जो किसने दिया था, गॉफमैन ने दिया था। प्रभाव प्रबंधन, गॉफमैन का प्रभाव प्रबंधन सिद्धांत पहचान प्रदर्शन में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक है। ठीक, तो पहचान प्रदर्शन के जितने सिद्धांत पाए जाते हैं उन सिद्धांतों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है, प्रभाव प्रबंधन का सिद्धांत है, जो किसने दिया था, गॉफमैन ने दिया। ठीक, Goffman argued that individuals present the self based on the perceived audience in their current stage. ठीक, तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। ठीक है, हाँ, Goffman argued that individuals present the self based on the perceived audience in their front stage. तो गॉफमैन क्या कहते हैं, इंडिविजुअल जो है अपने आप, अपना जो सेल्फ है उसको कैसे प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट द सेल्फ बेस्ड ऑन द परसीव्ड ऑडियंस इन देयर फ्रंट स्टेज। तो जैसी ऑडियंस होती है वैसा वो अपना सेल्फ प्रेजेंट करता है। आइडेंटिटी प्रेजेंटेशन आर कंस्ट्रक्टेड एंड प्रिपेयर्ड थ्रू द बैक स्टेज। जो आपकी आइडेंटिटी प्रेजेंटेशन है, जब आप किसी के सामने अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट करते हैं, यानी अपना सेल्फ जब प्रेजेंट करते हैं, वो कहाँ पे प्रिपेयर होता है, वो आपके
बैक स्टेज में प्रिपेयर होता है। ठीक, बैक स्टेज में ही वो आपका सारा जो सेल्फ है वो प्रिपेयर होता है अकॉर्डिंग टू गॉफमैन। गॉफमैन ने तर्क दिया कि व्यक्ति अपने सामने के चरण में कथित दर्शकों के आधार पर स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। ठीक, तो जैसा दर्शक होंगे, जो कथित दर्शक होते हैं, उसी के आधार पर अपने स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। पहचान प्रस्तुतियों को का निर्माण और तैयारी बैक स्टेज के माध्यम से की जाती है। ठीक, तो बैक स्टेज के माध्यम से ही पहचान प्रस्तुतियों का निर्माण होता है और उसकी तैयारी की जाती है। सीक्रेट्स की बात किया है, जिसको हिंदी में राज कहते हैं। तो राज और सीक्रेट की बात किया है एरविन गॉफमैन ने। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या होता है सीक्रेट। ही डिस्क्राइब द सीक्रेट केप्ट बाय टीम इन ऑर्डर टू बी एबल टू कोऑपरेट एंड मेंटेन अ परफॉर्मेंस। तो अपने परफॉर्मेंस के कोऑपरेशन के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए जो टीम होती है वो आपस में कुछ सीक्रेट मेंटेन करके रखती है। ठीक, वह सहयोग करने और प्रदर्शन को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए टीम द्वारा रखे गए राशियों का वर्णन करता है। ठीक, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि टीम जो है कुछ रहस्य को बनाए रखती है अपने टीम में। ठीक, अपने टीम में कुछ रहस्य को छुपाए रखती है, किस लिए? ताकि मतलब जो प्रदर्शन है उसको सक्षम किया जा सके या उसमें सहयोग लिया जा सके। ठीक, उसको सक्षम बनाया जा सके या उसमें सहयोग लिया जा सके। ही डिफाइंस 3 टाइप्स ऑफ सीक्रेट। उन्होंने 3 टाइप के सीक्रेट की बात किया है। वो 3 प्रकार के रहस्यों को परिभाषित करते हैं। अब ये 3 टाइप के सीक्रेट कौन कौन से हैं? एक होता है डार्क सीक्रेट, जिस एक स्ट्रेटेजिक सीक्रेट, और तीसरा जो है वो इनसाइड सीक्रेट। तो अब ये कौन कौन से सीक्रेट है, इसको डीप में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ऑल्दो आपको सिर्फ टाइप्स पूछता है कि टाइप्स ऑफ सीक्रेट कौन कौन से बताया था एरविन गॉफमैन ने, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा डीप में समझने के लिए बता दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको वर्ड नहीं पता हो तो एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा भी समझ होगी उसमें कि सीक्रेट के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें की थी, तो उससे भी आप टाइप्स बता सकते हैं आसानी से। विच में नेवर बी डिस्क्लोज टू द ऑडियंस, रेस्ट ऑफ ट्रस्ट और पेशेंस। ठीक, तो डार्क सीक्रेट होता है वो कभी भी ऑडियंस को नहीं बताया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? डार्क सीक्रेट कहा जाता है, जो कभी भी दर्शकों के सामने प्रकट नहीं हो सकता। तो डार्क सीक्रेट ऐसा सीक्रेट होता है, ऐसा रहस्य होता है जो कभी भी दर्शकों के सामने नहीं प्रकट किया जाता है, बाकी भरोसे या मरीजों को। ठीक, रेस्ट ऑफ ट्रस्ट और पेशेंस। स्ट्रेटेजिक सीक्रेट क्या होता है? विच आर डिस्क्लोज व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक, ये थोड़ा सा इसमें जो रेस्ट ऑफ ट्रस्ट और पेशेंट है, इसका ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे मरीजों नहीं होगा। पेशेंट मतलब कि इसमें भरोसा होता है और जो है सब्र होता है। ठीक, स्ट्रेटेजिक सीक्रेट की बात किया है एरविन गॉफमैन ने। विच आर डिस्क्लोज व्हेन द वर्क इज कंप्लीटेड। जब आप कोई काम करते हैं उस वक्त तो नहीं बताते हैं, आप उस वक्त ये सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन जब वो काम हो जाता है तो आप उस सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देते हैं। उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक सीक्रेट कहा जाता है। सामरिक रहस्य क्या होता है? जो कार्य पूरा होने पर प्रकट होते हैं। जब कार्य पूरा हो जाता है तभी इस रहस्य को बताया जाता है, उससे पहले जब तक कार्य चल रहा है तब तक इस रहस्य को नहीं बताया जाता है। जैसे ही कार्य खत्म हो जाता है इस रहस्य को प्रकट कर दिया जाता है, जिसको सामरिक रहस्य कहा जाता है। ठीक, जिसको सामरिक रहस्य कहा जाता है। इनसाइड सीक्रेट क्या होता है? थर्ड टाइप जो है वो इनसाइड सीक्रेट है। तो इसमें क्या होता है? विच डिफाइन द मेंबर ऑफ द ग्रुप बट विच आर नीदर डार्क नॉर स्ट्रेटेजिक। ठीक, तो ये जो है मेंबर ऑफ ग्रुप को डिफाइन करते हैं, उसको उनको प्रभावित करते हैं कि जो मेंबर हैं वो किस टाइप के। ठीक, अलग अलग मेंबर होते हैं, जो भी टीम में जो ग्रुप में मेंबर होते हैं उनके कोई ना कोई सीक्रेट होते हैं। ठीक, तो ये जो इनसाइड सीक्रेट होते हैं वो उन्हीं को डिफाइन करते हैं, बट विच आर नीदर डार्क नॉर स्ट्रेटेजिक। ठीक, ये ना ही डार्क होते हैं ना स्ट्रेटेजिक होते हैं। अंदरूनी रहस्य जो समूह के सदस्यों को प्रभावित करते हैं, मतलब कि समूह के जो सदस्य होते हैं उनके
बीच में कुछ अंदरूनी रहस्य होते हैं जो उनको परिभाषित करते हैं, लेकिन जो ना तो अंधेरे हैं ना ही रणनीतिक हैं। तो ना ही ये अंधेरा रहस्य है और ना ही रणनीतिक यानी कि सामरिक रहस्य है, दोनों नहीं। ठीक, तो अंदरूनी रहस्य जो है वो दोनों नहीं है, लेकिन ये टीम को ही प्रभावित करते हैं। जो ग्रुप होते हैं, जो मतलब समूह है, उसी को ये परिभाषित करते हैं। ठीक। Goffman also distinguishes between interested and free secret। दो और टाइप्स ऑफ सीक्रेट के बारे में बात किया है गॉफमैन ने, जिसमें एक इंटरेस्टेड और फ्री सीक्रेट के बारे में बात किया है, which are to do with the kind of secret an individual has in relation to his team। तो ये काइंड ऑफ सीक्रेट है जिसमें एक इंडिविजुअल अपने टीम के साथ क्या रिलेशन रखता है, उसका ये सीक्रेट होता है, जिसको उन्होंने दो टाइप में बताया है, एक इंटरेस्टेड और एक फ्री सीक्रेट। गॉफमैन सौंपे गए और मुक्त रहस्यों के बीच भी अंतर करते हैं, जो किसी व्यक्ति के अपने टीम के संबंध में उस तरह के रहस्यों से संबंधित होते हैं। तो उसका अपने टीम से क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है, उसमें भी दो रहस्य होते हैं जिसको उन्होंने सौंपे गए और मुक्त रहस्य के रूप में संदर्भित किया है। ठीक, अब उसमें देख लेते हैं कि ये दोनों क्या होता है, इंटरेस्टेड और फ्री सीक्रेट क्या होता है। Interested secret क्या है? Are those which, if not kept by an individual, would discredit both himself and his team if not kept। ठीक, तो इंटरेस्टेड सीक्रेट क्या होते हैं? ऐसे सीक्रेट होते हैं जो अगर छुपाया ना जाए, ठीक, which if not kept by an individual would discredit both himself and his team। तो वो जो है बदनाम कर देगा उसकी टीम को भी और उसको भी। सौंपे गए रहस्य वे होते हैं जिन्हें यदि किसी व्यक्ति द्वारा नहीं रखा जाए तो वो उसे और उसकी टीम दोनों को बदनाम करेगा। ठीक, तो ये सौंपे गए रहस्य क्या होते हैं? ऐसे रहस्य होते हैं जो अगर सामने आ जाए तो उसकी टीम और उसको दोनों को बदनाम कर देगा। ऐसे सीक्रेट को सौंपे गए रहस्य या इंटरेस्टेड सीक्रेट कहा जाता है। ठीक, फ्री सीक्रेट क्या होता है? would discredit the team but not the individual if not kept। ठीक, तो फ्री सीक्रेट अगर डिस्क्लोज हो जाए तो ये इंडिविजुअल को बदनाम नहीं करता है बल्कि टीम को बदनाम करता है। ठीक, ये इंडिविजुअल को बदनाम नहीं करेगा बल्कि टीम को बदनाम करेगा। तो ये फ्री सीक्रेट होता है। फ्री सीक्रेट टीम को बदनाम करेगा, लेकिन अगर नहीं रखा गया तो व्यक्ति को नहीं करेगा। ठीक, तो फ्री सीक्रेट क्या है? टीम को बदनाम करेगा, व्यक्ति को नहीं, अगर नहीं रखा गया तो। टीम को बदनाम करेगा लेकिन व्यक्ति को नहीं, अगर नहीं रखा गया तो। ये लास्ट में रहेगा। ठीक, तो फ्री सीक्रेट, इंटरेस्टेड सीक्रेट, पहले हम लोगों ने तीन टाइप के सीक्रेट के बारे में बात किया है। पहला है डार्क सीक्रेट, के बाद है सामरिक रहस्य यानी कि स्ट्रेटेजिक सीक्रेट, और उसके बाद लास्ट वन इज इनसाइड सीक्रेट यानी कि अंदरूनी रहस्य। नेक्स्ट दो और टाइप के बारे में बात किया है, जिसमें उन्होंने रिलेशन के बारे में बात किया है कि रिलेशन टीम के साथ कैसा है। उसमें भी दो सीक्रेट होते हैं, तो एक होता है इंटरेस्टेड सीक्रेट और दूसरा होता है फ्री सीक्रेट। ठीक, तो सीक्रेट का यहाँ तक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग, इंटरेक्शन ऑर्डर। इंटरेक्शन ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट जो है इरविन गॉफमैन ने दिया है। अब इसमें क्या बात करते हैं, इंटरेक्शन ऑर्डर में क्या बात करते हैं इरविन गॉफमैन? इरविन गॉफमैन मीन हिज सोशियोलॉजी टू बी जेनरिक फ्रेमवर्क। तो वो जो है अपनी सोशियोलॉजी को एक जेनरिक फ्रेमवर्क मानते हैं, इसलिए फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंटरेक्शन को समझने के लिए दैट कुड होल्ड फॉर फेस टू फेस एग्जिस्टेंस एवरीवेयर। जो है फेस टू फेस एग्जिस्टेंस, हर जगह पे फेस टू फेस एग्जिस्टेंस को ही मानते हैं। इरविन गॉफमैन का अर्थ था कि उनका समाजशास्त्र मानव अतः क्रिया को समझने के लिए एक सामान्य ढांचा है। तो वो मानते हैं कि जो उनका समाजशास्त्र है वो क्या है, मानव अतः क्रिया को समझने का एक सामान्य ढांचा है जो हर जगह आमने सामने अस्तित्व के लिए धारण करे। ठीक, जो हर जगह आमने सामने अस्तित्व के लिए धारण होता है। ठीक, तो ये होता है इंटरेक्शन ऑर्डर।
वैसे इंटरप्शन ऑर्डर से आपको क्वेश्चन जो पूछता है वो यही पूछता है, हो सकता है आपको कोड दे दिया जाए इंटरप्शन ऑर्डर और उसके सामने जो है गॉफमैन दे दिया जाए। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए उन्होंने किस किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। Focused interaction, a concept applied to the coordinating of face-to-face interaction by two or more actors। तो इसमें सबसे पहले आता है फोकस इंटरेक्शन। इसमें क्या है कि जब दो इंडिविजुअल जो है, दो से ज्यादा इंडिविजुअल एक्टर जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फोकस इंटरेक्शन कहा जाता है। कॉन्सेप्ट अप्लाइड टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन बाय टू और मोर एक्टर। जब एक या उससे दो या दो से ज्यादा एक्टर जो है कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए, तो उसको फोकस इंटरेक्शन कहा जाता है। केंद्रित बातचीत किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक अभिनेताओं द्वारा आमने सामने बातचीत के समन्वय के लिए एक अवधारणा लागू होती है। ठीक, तो आमने सामने बातचीत का जो समन्वय, बातचीत के समन्वय के लिए एक अवधारणा है केंद्रित बातचीत। ठीक, जिसमें एक या दो से अधिक अभिनेता होते हैं। अनफोकस इंटरेक्शन क्या होता है, अनफोकस इंटरेक्शन द इंटरेक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन पीपल हु आर फिजिकली को प्रेजेंट बट इंगेज इन सेपरेट एक्टिविटीज। कुछ ऐसे इंटरेक्शन होते हैं जो प्रेजेंट तो होता है फिजिकली, लेकिन वो अदर एक्टिविटीज में भी इंगेज होता है। ठीक, जैसे आप क्लासरूम में होते हैं तो क्या करते हैं, आप फिजिकली तो प्रेजेंट है क्लासरूम में, लेक्चर चल रहा होता है, लेकिन आप कुछ ना कुछ और अलग करते रहते हैं पीछे बैठ के। तो ये क्या है, अनफोकस इंटरेक्शन है। जब आप जो है फोकस नहीं कर रहे हैं बल्कि दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, दूसरे एक्टिविटीज में इंगेज हैं, लेकिन वहां पे इंटरेक्शन चल रहा है। ठीक, तो ऐसे इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है, अनफोकस इंटरेक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्लासरूम है। क्लासरूम में अक्सर स्टूडेंट जो है वो अनफोकस्ड रहते हैं, फिजिकली तो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो जो है किसी और एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहते हैं, फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग। तो वो ज्यादातर जो है दूसरी चीजों पे ही फोकस करते हैं। अनफोकस इंटरेक्शन क्या होता है, वो इंटरेक्शन केंद्रित बातचीत या जो केंद्रित बातचीत नहीं होती है, वो क्या होती है, वो इंटरेक्शन जो बीच में होता है, वे लोग जो शारीरिक रूप से सह उपस्थित हैं, जो शारीरिक रूप से तो उपस्थित होते हैं लेकिन कुछ अलग गतिविधियों में लगे हुए होते हैं, अलग अलग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं या चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, तो ऐसे इंटरेक्शन को अनफोकस इंटरेक्शन या जो केंद्रित बातचीत ना होती हो वो कहते हैं। ठीक, strategic interaction to describe those game-like events in which each player situation is fully dependent on the move of his opponent and which each player knows this and has the wit to use his awareness। ठीक, उन खेली जैसी घटनाओं का वर्णन करने के लिए रणनीतिक बातचीत जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी की स्थिति पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंदी की चाल पर निर्भर होती है और जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी ये जानता और अपनी जागरूकता का उपयोग करने की विधि रखता है। तो जब आप गेम खेलते हैं तो आप जो है फोकस इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, आपको फोकस करना होता है। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो सामने वाले की चाल क्या है और उसके आगे वाली चाल क्या होगी उसकी, उस पर आप अगर फोकस नहीं करेंगे, आप अवेयर नहीं रहेंगे, तो आप गेम नहीं खेल पाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन होता है। ठीक, आप यहाँ पे फोकस करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो एक होता है फोकस इंटरेक्शन, एक अनफोकस इंटरेक्शन और एक स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन। स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन में क्या होता है, जहाँ पे आप स्ट्रेटजी लगाते हैं, मतलब रणनीति लगाते हैं कि आपका जो प्लेयर है वो अभी जो मूव चल रहा है वो कैसा चल रहा है, और अगर मैंने जो दूसरा मूव चला उसके बाद वो कैसा मूव चल सकता है, ये भी आप फोकस करते हैं। ठीक, तो जो चीजें हैं उस पर तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो होने वाली है उस पर भी फोकस करते हैं। तो ऐसे फोकस इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन कहा जाता है। Strategic interaction to describe those game-like events in which each player's situation is fully dependent on the move of his opponent and in which
Each player knows this and has the wit to use his awareness. उन खेल जैसी घटनाओं का वर्णन करने के लिए रणनीतिक बातचीत का टर्म दिया है उन्होंने, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी की स्थिति पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंदी की चाल पर निर्भर होती है और जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी ये जानता है और अपनी जागरूकता का उपयोग करने की बुद्धि रखता है। ठीक, तो ऐसे इंटरेक्शन को, ऐसी बातचीत को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन यानी कि रणनीतिक बातचीत कहा जाता है। इंटरेक्शन रिचुअल का भी कॉन्सेप्ट दिया है एरविन गॉफमैन ने। अब इसमें क्या बात करते हैं? इंटरेक्शन रिचुअल में वो क्या बात करते हैं? आई स्टडी ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन इन नेचुरल सेटिंग। ठीक, तो ये क्या है? इंटरेक्शन रिचुअल क्या है? जब आप जो है, ये क्या है? एक स्टडी है फेस टू फेस इंटरेक्शन इन नेचुरल सेटिंग। एक नेचुरल सेटिंग में जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ पे नेचुरल सेटिंग की जो बात की गई है उसका क्या मतलब होता है? नेचुरल सेटिंग मतलब आप कोई सिचुएशन नहीं दे रहे हैं कि लोग आपस में बात करें। जैसे जो इंटरव्यू होता है वो नेचुरल सेटिंग नहीं होता है, वहां पे आप एक सिचुएशन दे देते हैं और उसमें जो है बात करते हैं। ऐसी आमतौर पे जो आप बात करते हैं वो आपका नेचुरल सेटिंग होता है। तो वहां पे जो आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी इन्होंने किया है इंटरेक्शन रिचुअल में। दैट क्लास ऑफ इवेंट विच ऑकर्स ड्यूरिंग को-प्रेजेंट एंड बाय वर्च्यू ऑफ को-प्रेजेंट। प्राकृतिक सेटिंग्स में आमने सामने की बातचीत का अध्ययन घटनाओं का वो वर्ग जो सह उपस्थिति के दौरान और सह उपस्थिति के आधार पर होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है जो इवेंट होते हैं, दैट क्लास ऑफ इवेंट विच ऑकर्स, तो यहाँ पे को प्रेजेंट में जो इवेंट होते हैं उसी पे ये डिपेंड करता है इंटरेक्शन रिचुअल। ठीक, वो वर्ग जो सह उपस्थिति के दौरान और सह उपस्थिति के आधार पर होता है। सिविल इन अटेंशन। सिविल इन अटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, कोड मैच करने के लिए भी कई बार दिया गया है। सिविल इन अटेंशन से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। सिविल इन अटेंशन इज द प्रोसेस whereby stranger who are in close proximity demonstrate that they are aware of one another, ठीक, without imposing on each other, a recognition of the claims of others to a public space and of their own personal boundaries। ठीक, नागरिक असावधानी क्या है? असावधानी क्या है? नागरिक असावधानी वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अजनबी जो निकटता में है ये प्रदर्शित करते हैं कि वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे पर थोपे बिना सार्वजनिक स्थान पर दूसरों के दावों की मान्यता और अपनी निजी सीमाओं के बारे में जानते हैं। ठीक, तो इसका सिविल इन अटेंशन या नागरिक असावधानी क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, आप वहां पे प्रेजेंट होते हैं तो आप अटेंशन नहीं दे पाते हैं बाकी सारी चीजों पे। हालांकि जो आदमी जो चीजें कर रहा है, जो प्रक्रिया कर रहा है या जो परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको ये ध्यान होता है कि शायद दूसरा आदमी वो काम कर रहा है, वो आपको जान रहा है, ठीक, वो आपको देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक, तो ये नागरिक असावधानी यानी कि सिविल इन अटेंशन होता है। टाई साइन का कॉन्सेप्ट भी दिया है एरविन गॉफमैन ने। अब इसका क्या मतलब होता है टाई साइन का? टाई साइन आर साइंस, सिग्नल्स एंड सिंबल्स। तो ये साइन, सिग्नल एंड सिंबल्स हैं दैट आर रिवील्ड थ्रू पीपल्स एक्शन। तो ये कैसे रिवील होते हैं? पीपल्स के एक्शन के द्वारा, एज वेल एज ऑब्जेक्ट सच एज इंगेजमेंट रिंग। ठीक, तो या तो जो है जो लोग हैं उनके एक्शन से पता चलेगा, उनका एक्शन ही टाई साइन होता है, या कुछ ऑब्जेक्ट होती है जो टाई साइन होते हैं। टाई साइन मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डिस्क्राइब करती हैं किसी सिचुएशन को, किसी फेनोमेना को या किसी इवेंट को। जैसा कि इंगेजमेंट रिंग होती है। इंगेजमेंट रिंग अगर आप किसी के हाथ में देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि इसकी इंगेजमेंट हो चुकी है, या वेडिंग बैंड है, या फोटोग्राफ ऑफ पर्सनल नेचर दैट सजेस्ट अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू पीपल। अगर आप दो लोगों का जो है फोटोग्राफ देखते हैं वरमाला में, तो आप क्या करेंगे? उस फोटोग्राफ को देखकर ही समझ जाएंगे कि इन दोनों की शादी हुई है आपस में। ठीक,
वेडिंग बैंड से आप पता चल जाता है कि इनकी शादी हो चुकी है। रिंग एंगेजमेंट रिंग होती है, वो देख के आप पता कर सकते हैं कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो टाई साइन होती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, टाई साइन होती हैं। बहुत सारे लोग जो है नेकलेस पहनते हैं अलग अलग तरह का, जिससे आप पता उनके रिलीजन का पता कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें क्या होती है, टाई साइन होती है। टाई साइन वही होती है कि ऐसी कोई साइन या पीपल का कोई ऐसा एक्शन या कोई ऑब्जेक्ट जिस जो मतलब किसी सिचुएशन को या किसी फेनोमेना को डिस्क्राइब करता हो। ठीक, तो उसको साइन, टाई साइन कहा जाता है। जैसे एंगेजमेंट रिंग जो है ये डिस्क्राइब करती है कि इस पर्सन की जिसने वो एंगेजमेंट रिंग पहना हुआ है उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ठीक, या आप जो सेनूर लगाया जाता है बालों में, उससे आप पता कर सकते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है, वो भी एक तरह का टाई साइन है। ठीक, टाई संकेत, टाई के संकेत, संकेत और प्रतीक हैं। ठीक, तो ये संकेत और प्रतीक होते हैं जो लोगों के कार्यों के साथ साथ वस्तुओं, तो लोगों के कार्य भी ऐसे कुछ होते हैं जो, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो ऐसा काम करेगा कि आप उसको पता, उससे आप दूसरी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, उसके साथ साथ वस्तुओं जैसे कि सगाई के छल्ले, सगाई की जो रिंग होती है, सगाई के छल्ले मत कहिए, सगाई की अंगूठी कह सकते हैं। एक छल्ला नहीं कोई देता है, सगाई की अंगूठी जो होती है। ठीक, सगाई की अंगूठी, शादी के बैंड और व्यक्तिगत प्राकृतिक की तस्वीर है, तस्वीरों के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो कुछ तस्वीरें होती हैं, सगाई की जो रिंग होती है यानी कि अंगूठी होती है उसको, या शादी के बैंड है, या बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बोला कि सेनूर जो होता है, शायद सेनूर ही होता है या क्या होता है, कंफर्म नहीं पता मुझको, जो बालों में लगाते हैं रेड कलर का। तो वो क्या है, एक तरह का टाई साइन होता है अकॉर्डिंग टू गॉफमैन, टाई संकेत होता है। सिंदूर कहते हैं उसको शायद ना, सेनूर भी कहते हैं, सिंदूर भी कहते हैं, जो भी हो। तो ये एक तरह का टाई साइन है। कुछ एक्शन भी वैसे होते हैं जिसको अ, जब इंडिविजुअल वो एक्शन करता है या कोई व्यक्ति वो ऐसे कार्य करता है उससे भी कुछ साइन निकलती है, तो ऐसे कार, हाँ, सिंदूर। ठीक, गुड। तो सिंदूर भी एक तरह का टाई साइन है, आप उसको देख के पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो मैरिड है। नेक्स्ट आता है साइनिकल परफॉर्मेंस। साइनिकल परफॉर्मेंस क्या होता है, परफॉर्मर, साइनिकल परफॉर्मेंस। साइनिकल मैंने क्या बताया था, जो चीजें एक्सेप्टेबल ना हो, जो सही चीज ना हो, उसको साइनिकल कहा जाता है। ठीक, a cynical performer is one who may be moved to guide the conviction of this audience only as a means to other end, having no ultimate concern in the conception that they have of him or of the situation। ठीक, एक निंदक कलाकार क्या होता है, एक निंदक कलाकार वो होता है जो केवल दूसरे सिरों के लिए एक साधन के रूप में इस दर्शकों के दृढ़ विश्वास को निर्देशित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इस धारणा में कोई अंतिम चिंता नहीं है कि उनके पास या स्थिति है। ठीक, तो ये होता है साइनिकल परफॉर्मर। नेक्स्ट बुक के बारे में देख लेते हैं। बुक इनकी जो है वो टोटल है 9 बुक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। वैसे तो बुक बहुत सारी है इनकी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बुक है वो यही है। तो सबसे पहला आता है जो प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जो हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कल किया है, कल हम लोगों ने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। ठीक, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जिसमें उन्होंने ड्रामेटर्जी की बात किया है कि जो इंडिविजुअल हुए है वो अपने आप को जो है ड्रामा के तौर पे प्रेजेंट करता है और ऐसा लगता है कि वो किसी स्टेज पे जो है परफॉर्म कर रहा है। एक थिएटर का मेटाफर उन्होंने यूज किया है। ड्रामाटर्जी की बात उन्होंने प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में किया है।
अजाइलम, अजाइलम का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया है। ठीक, ऐसे ऑन सोशल सिचुएशन ऑफ मेंटल पेशेंट एंड अदर इनमेट्स। तो यहाँ पे देखिए असाइलम मैंने बताया था कि ज्यादातर मेंटल हॉस्पिटल होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ऐसे ऑन सोशल सिचुएशन ऑफ मेंटल पेशेंट एंड अदर इनमेट्स, ये 1961 में पब्लिश हुआ है। इनकाउंटर्स, इनकाउंटर कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो ज्यादातर इनकी जो बुक है वो कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो मतलब या तो आप बुक याद कर लीजिए या कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, दोनों तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। इनकाउंटर टू स्टडीज इन द सोशोलॉजी ऑफ इंटरेक्शन, 1961 में पब्लिश हुई ये भी। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, ये भी कहीं ना कहीं उनके कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, 1963 में पब्लिश हुई। इंटरेक्शन रिचुअल, ये कॉन्सेप्ट भी आज हम लोगों ने पढ़ा है, इंटरेक्शन रिचुअल। ठीक, ये 1967 में पब्लिश हुआ। फ्रेम एनालिसिस, अलग अलग फ्रेम के बारे में बात किया है हम लोगों ने। नेचुरल फ्रेम एंड सोशल फ्रेम, नेचुरल फ्रेम एंड सोशल फ्रेम। फ्रेम एनालिसिस भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसमें नेचुरल फ्रेम और सोशल फ्रेम की बात किया हम लोगों ने। एन एसे ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, 1974। ठीक, जेंडर एडवर्टीजमेंट, 1976। फॉर्म्स ऑफ टॉक, फॉर्म्स ऑफ टॉक भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने कल किया है। ठीक, तो ज्यादातर इनकी जो बुक है वो कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। तो आप या तो बुक याद कर लीजिए या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट याद करेंगे तो उससे उसका जो डीप मीनिंग है वो भी याद होगा, उसके साथ साथ बुक भी याद होगा। स्टिग्मा भी इनका एक कॉन्सेप्ट है, स्टिग्मा जिसको कलंक कहते हैं हिंदी में। ठीक, स्टिग्मा के भी दो टाइप्स बताए हैं इन्होंने, एक डिस्क्रेडिटेड स्टिग्मा और एक डिस्क्रेडिटेबल स्टिग्मा। ठीक, स्टिग्मा नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी, 2009 में पब्लिश हुई। ठीक, ये 2009 में पब्लिश हुई थी। तो एक बार देख लेते हैं आज हम लोगों ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट किए, उसके बाद लीव करते हैं क्लास। और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कर सकते हैं, अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट किया है वो इनकाउंटर, उसके बाद डिस्क्रिपेंट रोल, सेल्फ इन माइक्रो एनालिसिस, स्वयं सूक्ष्म विश्लेषण, इंप्रेशन मैनेजमेंट प्रभाव प्रबंधन, सीक्रेट यानी कि राज, डार्क सीक्रेट, स्ट्रेटेजिक सीक्रेट जिसको सामरिक रहस्य या रणनीतिक रहस्य भी कहा जाता है। ठीक, इनसाइड सीक्रेट अंदरूनी रहस्य, इंटरेस्टेड सीक्रेट सौंपे गए रहस्य, और फ्री सीक्रेट। इंटरेक्शन ऑर्डर, अनफोकस इंटरेक्शन, फोकस इंटरेक्शन और स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन, ये तीन टाइप के इंटरेक्शन थे। ठीक, इंटरेक्शन रिचुअल, सिविल इनअटेंशन, नागरिक असावधानी, टाई साइन, टाई संकेत, साइनिकल परफॉर्मर, एक निंदक कलाकार के बाद बुक्स। ठीक, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग का? पीडीएफ डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए अभी। पीडीएफ डाउनलोड होने में या शेयर होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि टाइमिंग का कोई इशू है क्या आप लोग का? अगर टाइमिंग का कोई इशू हो, क्लास टाइमिंग का, तो अभी बता सकते हैं, अभी टाइम चेंज हो सकता है। अगर नहीं इशू है तो फिर हमारा ये सही टाइम है, यही चलते हैं। कोई भी इशू हो नोट्स डाउनलोड होने में तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, और दूसरे आपके जो ऐप में है
ऐप में एक चैट सेक्शन होता है, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपके पास है ही है। टेलीग्राम में चूँकि पेड और नॉन पेड दोनों स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बेस्ट है कि जो ऐप का चैट सेक्शन है उसमें आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी अगर पूछना है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे आप भेज के पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे आंसर कर दिया जाएगा। या कोई सजेशन आपको देना हो तो वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।